हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसिया। इतिहास आपको भविष्य कैसा होगा ये निर्धारित करने में मदद करती है। इतिहास आपको जो पास्ट में गलतियां हुई हैं उसको ना दोहराएं, इसकी प्रेरणा देती है। इतिहास हमें यह बताता है कि किस तरह हम अपने भविष्य को बनाएं। आज के वीडियो में हम लोग भारत के धार्मिक सुधार आंदोलन को देखेंगे। आधुनिक भारत में धार्मिक सुधार जो आंदोलन हुए हैं उनके बारे में बृहद स्तर पर अध्ययन किया जाएगा। प्री स्तर पर सारे क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाएगा और मेंस में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसको भी देखा जाएगा। अब जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ भारत का, उसके पीछे कोई ना कोई पृष्ठभूमि होनी चाहिए। अगर कोई भी आंदोलन होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई पृष्ठभूमि होनी चाहिए। बिना पृष्ठभूमि के कोई आंदोलन या कोई भी क्रांति नहीं होती है। अब क्या क्या पृष्ठभूमि थे इसको हम देखेंगे। उसको देखने से पहले, पृष्ठभूमि को देखने से पहले हम समझ लेते हैं कि धर्म क्या है जो हमें धार्मिक सुधार आंदोलन को समझने में मदद करेगा। क्योंकि विश्व में कम से कम 5000 धर्म पाए जाते हैं, तो 5000 प्रकार की क्या परिभाषा हो सकती है। यानी धर्म को एक परिभाषा में पिरोना आसान काम नहीं है। किंतु अगर विश्व के सभी धर्मों को हम क्या करें, सामान्यीकरण करें, और सामान्यीकरण करने के बाद हम देखें कि उसमें कौन सी ऐसी चीज है जो कॉमन है, तो दो मुख्य चीजें मैं आपको बताऊंगा जो सभी धर्मों में लगभग कॉमन है। पहला जो है उसको कहते हैं ईश्वर में विश्वास। ईश्वर में विश्वास, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं अलौकिक शक्ति। क्या? अलौकिक शक्ति। यानी कोई भी धर्म है तो उसमें अलौकिक शक्ति का होना अनिवार्य है, या सामान्य रूप से पाया ही जाता है। अनिवार्य हो या नहीं, सामान्य रूप में पाया ही जाता है। दूसरा जो पॉइंट है वो पवित्रता की भावना। क्या? पवित्रता की भावना। ये दो जो तत्व हैं वो लगभग सभी धार्मिक सुधार सभी धर्म में पाए जाते हैं। क्या? सभी धर्म में पाए जाते हैं। तो धर्म को समझना है तो केवल आप ये 2 पॉइंट यहां पर आप जानिए। धर्म की विस्तृत चर्चा हम किसी अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन यहां पर ये 2 पॉइंट आपको जानना है कि ये 2 पॉइंट सभी धर्म में पाए जाते हैं। अब कोई भी सुधार आंदोलन हुआ तो सुधार आंदोलन होगा क्यों? बुराइयां होगी, समाज में बुराइयां होगी तभी सुधार होगा। क्या? समाज में अगर बुराइयां होगी तो तभी सुधार होगा। अब उन बुराइयों को हटाने के लिए क्या होगा? सुधार आंदोलन होगा। अब सुधार आंदोलन किस कारण होगा और कौन सी पृष्ठभूमि होगी उसको हम देखते हैं। भारत में सुधार आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है वो 3 चीजों पर आधारित है। तर्कवाद। क्या? तर्कवाद और पुनर्जागरण। क्या? पुनर्जागरण। तर्कवाद, पुनर्जागरण, और तीसरा है विज्ञानवाद। क्या? विज्ञानवाद। ये 3 ऐसे तत्व हैं जो भारतीय समाज में आए। क्या? जो भारतीय समाज में आए, और इन्हीं ने क्या किया, भारत में पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने में मदद की। तर्कवाद में हम ले सकते हैं कि शिक्षा ने बढ़ावा दिया। किसको? तर्कवाद को। ठीक है। पुनर्जागरण। क्या? पुनर्जागरण सभी विषयों पर नए ढंग से डिस्कस करना। क्या? पुनर्जागरण है। या कह सकते हैं अतार्किक बातों को मान्यता न देना पुनर्जागरण है। क्या? अतार्किक बातों का मान्यता न देना पुनर्जागरण है। ठीक है।
पुनर्जागरण हो गया। और तीसरा विज्ञानवाद, प्रयोगों के द्वारा सिद्ध करना। क्या? प्रयोगों के द्वारा सिद्ध करना। अब जैसे अगर भारत में बाल विवाह है तो बाल विवाह प्रयोग के द्वारा सिद्ध करके दिखाया जाए कि गलत है, तो ये विज्ञानवाद आ गया। ठीक है, ये तर्कवाद आ गया, ये पुनर्जागरण। अब जो ये तीनों तत्व हैं भारत में रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि भारत में नहीं रहे, हर समाज में होते हैं, लेकिन इन तीनों तत्वों का वर्तमान स्वरूप में जो आगमन हुआ वो यूरोप से हुआ। क्या? यूरोप से हुआ। यूरोप को क्या कहते हैं हम? पाश्चात्य वर्ग, पाश्चात्य समाज भी कहते हैं। क्या? पाश्चात्य समाज भी कह सकते हैं या पाश्चात्य सभ्यता भी कह सकते हैं। तो तर्कवाद और पुनर्जागरण और विज्ञानवाद का आधुनिक रूप भारत में किस रास्ते से आया? यूरोप के रास्ते से आया। क्या? यूरोप के रास्ते से आया। ठीक है, इसने क्या बनाया? इसने एक पृष्ठभूमि दे दी। क्या? इसने एक पृष्ठभूमि दे दी जिस पर धार्मिक सुधार आंदोलन के बीजों का क्या हो सके? अंकुरण हो सके और सामाजिक बुराइयों को हम हटाने में क्या हो? सक्षम। ठीक है, ये क्या हुआ? पृष्ठभूमि। कहां से? यूरोप से। यूरोप से ये तत्व आए भारत में। ठीक है, अब जो कोई भी सुधार आंदोलन होता है या समाज में कोई भी बुराइयां होती हैं, वो सामान्यतः इस शब्द से ज्यादा, इस शब्द पर ज्यादा आश्रित होते हैं। क्या? इस शब्द पर ज्यादा आश्रित होते हैं। कमजोर समाज में कमजोर वर्ग का शोषण सभी समाज की अनिवार्य विशेषता है। पूरे विश्व में कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसने कमजोर वर्ग का शोषण ना किया हो। ठीक है, और जब कमजोर वर्ग का शोषण किया जाता है तो वो कम शोषण धर्म के द्वारा जब समर्थित हो जाता है तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अगर बुराइयां सामाजिक है तो उनको हटाना आसान है, लेकिन वो धार्मिक सामाजिक हो जाए तो उनको हटाना आसान नहीं होता। जैसे बाल विवाह, बाल विवाह को धर्म से जोड़ा गया, आज तक हम समाप्त नहीं कर पाए। क्या? आज तक हम समाप्त नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये कमजोर जो शब्द है वो क्रांति और आंदोलन, सुधार आंदोलन के लिए सबसे ज्यादा प्रेरक बनता है। या सबसे ज्यादा प्रेरक बनता है। अब इस कमजोर वर्ग में हम किन किन लोगों को रख सकते हैं? धार्मिक सुधार आंदोलन के संदर्भ में हम देखते हैं। कमजोर वर्ग में हम क्या? स्त्री को रख सकते हैं। क्या? स्त्री को रख सकते हैं, ये कमजोर वर्ग। दूसरा, भारतीय संदर्भ में देखें तो निम्न जाति के कहे जाने वाले लोग। क्या? निम्न जाति के कहे जाने वाले लोग। और तीसरा, शिशु। क्या? शिशु। स्त्री, निम्न वर्ग, शिशु, और लास्ट में आप ले सकते हैं गरीब, जो आर्थिक रूप से भी हैं। ये क्या है? ये भागीदार होते हैं। क्या? भागीदार। भागीदार का यहां पर अर्थ ये है कि ये है शोषित समूह है। क्या? शोषित समूह है या उत्पीड़ित समूह है। क्या? उत्पीड़ित समूह है। अभी जो उत्पीड़ित समूह है इसकी संख्या कितनी होती है ये आप समझिए। इनकी संख्या कम से कम 70%, 50% स्त्री और कम से कम इनको 20% हम मान लें तो 70 से 80% आप कह सकते हैं ये समूह शोषित समूह होते हैं। अब इन शोषित जो समूह हैं ये क्या हैं? किसी भी आंदोलन के सबसे ज्यादा क्या भागीदार होते हैं। क्या? मुख्य भागीदार होते हैं। क्या? सबसे ज्यादा मुख्य भागीदार होते हैं। और जब कोई भी बुराइयां या शोषणकारी शक्तियां जन्म लेती हैं तो इन्हीं को सबसे ज्यादा क्या करती हैं? पीड़ित या कह सकते हैं शोषण करती हैं। सबसे ज्यादा क्या? सबसे ज्यादा इन्हीं को शोषण होता है। अब इसी पृष्ठभूमि में ये भागीदार बनते हैं और शोषित बनते हैं। क्या? शोषित बनते हैं और किसी भी आंदोलन में मुख्य पुरोधा भी बनते हैं। क्या? मुख्य पुरोधा भी बनते हैं, क्योंकि इन्हीं समाज से इन्हीं समाज से क्या नए लोग या नए बौद्धिक वर्ग का जन्म
होता है जो इस शोषित समाज को या शोषणकारी शक्तियों को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। क्या कोशिश करते हैं? तो हमने देखा क्या, ये भागीदार, क्या ये भागीदार, ये शोषित समूह, ये उत्पीड़ित समूह, और इनकी संख्या समाज में कितनी है? 70 से 80%। क्या 70 से 80%? ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं कि क्या क्या कारण रहे हैं धार्मिक सुधार आंदोलन के। क्या पृष्ठभूमि हमने देख लिया, भागीदार देख लिया, शोषित समूह देख लिया। अब हम देखते हैं क्या क्या कारण रहे हैं, क्या 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 कारण रहे हैं। ठीक है। अब पहला जो कारण है, क्या जो पहला जो कारण है वो आप क्या रखेंगे? धार्मिक कुरीतियां। क्या? धार्मिक कुरीतियां। क्या? धार्मिक कुरीतियां। क्या? धार्मिक कुरीतियां। अब धार्मिक कुरीतियां के अंतर्गत, क्या धार्मिक कुरीतियों के अंतर्गत आप क्या क्या दिखा सकते हैं? क्या क्या दिखा सकते हैं? कोई भी बुराई है, क्या वो कोई भी बुराई है जो क्या धर्म से जुड़ जाए, जो क्या धर्म से जुड़ जाए, वो क्या है? वो धार्मिक कुरीतियां बन जाती है। जैसे वर्तमान समय में ट्रिपल तलाक धर्म से जुड़ गया, इसलिए वो सामाजिक कुरीतियां, धार्मिक कुरीतियां हो गई। अब धार्मिक कुरीतियां किसकी वाहक होती हैं? क्या धार्मिक कुरीतियां किसके द्वारा वाहक बनती हैं? क्या किसके द्वारा वाहक बनती हैं? कौन इसको लेकर चलता है? जब क्या होता है? धर्म संस्थागत हो जाता है। क्या? धर्म संस्थागत होता है तो धार्मिक बुराइयां वहां पर उत्पन्न होती हैं। क्या? धर्म संस्थागत जब होता जाता है, यानी कि धर्म का कोई काम है तो वो मंदिर वाले ही क्या करेंगे? जो मठाधीश हैं वही करेंगे, पंडित ही करेंगे, या मोहम्मदन में क्या मौलवी ही करेंगे, मतलब और कोई कर ही नहीं सकता धार्मिक काम। तो ऐसा जब स्थिति आ जाती है तो बुराइयां वहां पर शुरू होती है, क्योंकि उनके पास क्या हो जाता है? असीमित शक्ति हो जाती है। क्या? असीमित शक्ति आप दे देते हैं, समाज उन्हें असीमित शक्ति दे देता है, जिससे धार्मिक कुरीतियां शुरू होती हैं। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं? वर्चस्ववाद। क्या सब पॉइंट क्या कर सकते हैं? वर्चस्ववाद। क्या? पहला संस्थागत आप पॉइंट लिखेंगे और दूसरा इसमें क्या लिखेंगे? अब वर्चस्ववाद। ठीक है। यानी कि जब किसी पर क्या निरंकुश वर्चस्ववाद आ जाता है तो वो बुराइयां शुरू कर देता है। क्या? वो बुराइयां शुरू कर देता है और उससे धर्म के द्वारा क्या समर्थन दे दिया जाता है, क्योंकि धार्मिक कार्य केवल उन्हीं लोगों द्वारा किया जाता है, इसलिए धर्म के द्वारा समर्थन भी मिल जाता है। ठीक है। अगला रख सकते हैं देवदासी प्रथा। क्या? देवदासी प्रथा। क्या? देवदासी प्रथा। ठीक है। तो ये धार्मिक कुरीतियां में पहला सब पॉइंट कर सकते हैं। क्या? कि कमजोरों की दयनीय स्थिति। क्या? कमजोरों की दयनीय स्थिति। क्या? कमजोरों की दयनीय स्थिति। अब कमजोर कौन कौन है उनको हमने क्या पहले ही बात किया। जैसे स्त्री है कमजोर, जाति वाले हैं कमजोर, बच्चे हैं कमजोर, ठीक है, शिशु है कमजोर, ठीक है, और निम्न सोपानिक स्तर पर जो व्यक्ति हैं वो है कमजोर। ठीक है। ये इतने क्या हैं? कमजोर लोग हैं। तो ये क्या हुए? कमजोरों की क्या हुई? दयनीय स्थिति थी। यानी कि अगर शोषण जब एक चरम स्तर पर पहुंचता है तो शोषण जो सहने वाला होता है वो अंततः क्या करता है? प्रतिक्रिया देता है। क्या? अंततः प्रतिक्रिया देता है। तो पहला कारण आप ये दिखा सकते हैं कि भारत में क्या थी? कमजोरों की स्थिति, दयनीय स्थिति थी। और उसमें क्या हमने देखा? स्त्री को देखा, बच्चों को देखा और जाति को देखा। क्या? स्त्री को देखा और बच्चों को देखा। अब जो स्त्री है इनमें क्या क्या कमजोरियां थी? क्या कमजोरियां नहीं, क्या क्या दयनीय स्थिति थी। क्या क्या दयनीय स्थिति। अब एक स्त्री भारत में पहला जो पॉइंट आप देखेंगे वो होगा सती प्रथा। क्या? सती प्रथा। यानी भारत में ये जो सती प्रथा है सामान्यतः अमीर लोगों में पाया जाता था। क्या?
क्या अमीर लोगों में पाया जाता था। अब सती प्रथा क्या है? सती प्रथा का मतलब ये सिंपल सा कि जब आपका पति मर जाए, जब आपका पति मर जाए तो पति के चिता पर लेटकर आप भी मर जाएं। आप भी मर जाएं। अब आप एक कल्पना करिए, अगर इस प्रथा को पूरे विश्व में लागू कर दिया जाए तो विश्व समाप्त। विश्व समाप्त। पति मरे, पत्नी के साथ ही मर जाए। तो ये जो प्रथा थी, इसको किसने धर्म ने क्या दिया? समर्थन दिया। धर्म ने समर्थन दिया। ठीक, ये हो गया। दूसरा जो था वो बाल विवाह था। बाल विवाह। दूसरा क्या था? बाल विवाह। अब बाल विवाह कैसे होता था ये आप एक एग्जाम्पल से समझें। एक 80 साल का बुढ़ा है। एक 80 साल का बुढ़ा है, उसकी शादी 15 साल की लड़की से कर दिया जाए। ये तो आपको सामान्य नहीं थी। ऐसी स्थितियां बनती थी। राजा रजवाड़े जो होते थे वो अगर 60 साल के हैं तो 10 साल की लड़कियों की शादी करते थे। ठीक है। उसके साथ साथ ये जो बाल विवाह की जो बुराई थी, उस सती प्रथा की तुलना में ज्यादा भयानक थी। ज्यादा भयानक का मतलब ये कि ये है उच्च स्तर से, जो समाज का उच्च स्तर माना जाता है, और निम्न स्तर तक। यानी उच्च और निम्न शब्द तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अब आप लोगों को समझाने के लिए ये बताया जा रहा है। उच्च स्तर यानी कि जो अमीर हैं, या जो कह सकते हैं उच्च जातियां मानी जाती हैं। निम्न स्तर यानी कि ग्रामीण इलाके में, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, शहरी इलाका या ग्रामीण इलाका। कि निम्न और उच्च स्तर जो शब्द है वो अच्छा नहीं लगता पर्सनली मुझे, लेकिन आपको समझना है। अब ये जब ग्रामीण एरिया में यानी कि जन सामान्य तक पहुंच गया था, बाल विवाह पहुंच गया जन सामान्य तक, और लड़की ने जन्म लिया, उसका तुरंत शादी। ये अलग बात है कि गौना कितने साल में जाएगा। गौना का मतलब शादी कर दिया गया। शादी कर दिया गया, और उसके बाद 16-17 साल बाद कहाँ जाएगी? अपने पति के घर जाएगी। यानी बचपन में ही शादी कर दिया गया, और 16-17 साल बाद क्या जाएगी? अपने पति के घर जाएगी। लेकिन ये बुराई उस समय सबसे ज्यादा व्यापक हो गई जब कोई छोटी बच्ची है और उसका पति मर जाए। उसने अपने पति को देखा नहीं, समझा नहीं, और वो क्या हो गई? विधवा हो गई। विधवा हो गई। तो बाल विवाह आज भी भारत में, आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं और अपने गांव में अगर पता लगाएं तो आपको ये सामान्य सी स्थिति देखने को मिलेगी कि कुछ जो कमजोर व्यक्ति हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, वो लड़कियों की शादी बहुत जल्दी करते हैं। बहुत जल्दी करते हैं। 16 साल, 15 साल। यानी भारत में कानून है कि 18 साल से ऊपर की लड़कियां को शादी करना अपराध है, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति है। तो जब आंदोलन हो रहा था, सुधार आंदोलन, तब स्थिति कैसे थी आप अंदाजा लगा सकते हैं। अंदाजा लगा सकते हैं। तो दूसरा बाल विवाह स्त्री से संबंधित। तीसरा तो था, उसे बोलते हैं विधवा विवाह। विधवा विवाह। विधवा विवाह। अब विधवा विवाह का विधवा विवाह में आप संदर्भ मैं आपको बताना केवल इतना चाहता हूं कि जो बाल विवाह हुआ उसके बाद विधवा हो गई। अब विधवा जो लड़की हो गई, वो उसको विवाह वो दोबारा नहीं कर सकती। वो दोबारा विवाह नहीं कर सकती। यानी 10 साल की लड़की अगर विधवा हो गई तो अब उसे शादी नहीं करना। उसने कभी पति को नहीं देखा, ना कोई, मतलब अब देख सकते हैं कितने स्तर पर ये बुराई थी, कितने स्तर पर समाज में कितना इसने अपना बना लिया था? वर्चस्व बना लिया था। तो ये पॉइंट हो गए कि विधवा विवाह नहीं हो सकता था, विधवा विवाह हो नहीं सकता था, बाल विवाह कर दिया जाता था। दोनों एक दूसरे से गुत्थी में गुत्था कर लिए और समस्या और बढ़ती गई। तीसरा जो पॉइंट है वो शिशु हत्या। ये आज भी भारतीय समाज में पहले की तुलना में ज्यादा ही बढ़ा है। अब कहेंगे कि ये कैसे? शिशु हत्या पहले क्या होता था कि अगर बच्ची जन्म लेती है तो बच्ची को उसे मार दिया जाता था। बच्चियों को मार दिया, जन्म लेने के बाद मार दिया जाता था। अब ये कैसी परंपरा थी, कैसा था, ये समझ से परे है।
कि लड़का जन्म ले तो उसे जीने का हक और लड़कियां जन्म ले तो जीने का हक नहीं। और इसमें माँ भी साझेदार हो जाती थी, तो ये स्थिति और ज़्यादा भयानक हो जाती। वर्तमान में भी ये है, लेकिन वर्तमान में ये दूसरे रूप में है। बट जब धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहा था उस समय जो बुराई थी, वो जब जन्म लेती थी, जन्म लेने के बाद पता चलता था कि लड़की है तो उसे मार दिया जाता था। अब क्या होता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि पेट में ही पता हो जाता है कि लड़की है तो पेट में ही मार दिया जाता है। बस फर्क इतना है, उसको मतलब आने ही नहीं दिया जाता है संसार में, क्या आने ही नहीं दिया जाता है। और आप हरियाणा या पंजाब के जो स्थान है उसे क्या बोला जाता है, उसे शमशान, गर्भ शमशान बोला जाता है। क्या, गर्भ शमशान। यानी कि हरियाणा और पंजाब में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी के कारण। तो ये हो गया क्या, स्त्री से संबंधित जो क्या थी बुराइयां थी, क्या स्त्री से संबंधित जो बुराइयां थी समाज में थी, वो आप इतने पॉइंट में लिख सकते हैं। क्या, इतने पॉइंट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब स्त्री हो गई। अब दूसरा क्या, जाति। क्या, दूसरा जो पॉइंट है वो कमजोर कौन था, जाति। भारतीय समाज में एक ये अद्भुत विशेषता पाई जाती है कि भारतीय समाज जातियों में विभाजित है। क्या, जातियों में विभाजित है। ये किस आधार पर विभाजित किया गया वो बात की बात है, लेकिन जिस रूप में वर्तमान सुधार आंदोलन के समय थी वो सबसे भयानक थी। क्या, सबसे भयानक थी। यानी कि जातियां जो जितना काम करती थी उनको उतना क्या माना जाता था, खराब माना जाता था। क्या, जितना जो मेहनत करेगा उतना वो खराब है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो क्या करता है, समाज का सबसे अच्छा कार्य करता है, जैसे चमड़ा। गांव में जो गाय बैले मरती हैं, अब उनको क्या निपटाना होता है, तो उनको निपटाना होता है, कोई खास जात उसको निपटाती है, लेके जाएगी उसको, क्या करेगी, चीर फाड़ करेगी और ऊपर का जो क्या है चमड़ा है उसको बेचेगी अपने से, और जो चीर फाड़ करेगी तो गिद्ध होते थे वो खा लेते थे, यानी निपटान हो जाता था। अब ये कितना अच्छा कार्य है, अगर उसे केवल फेंक दिया जाए गांव में तो गंधाता रहेगा। क्या, गंधाता रहेगा, बदबू करता रहेगा और गांव वाले मरते रहेंगे। लेकिन ये व्यक्ति इतना अच्छा काम करने के बाद इसे समाज में निम्न स्तर दिया गया। क्या, निम्न स्तर दिया गया। यानी समाज का जितना अच्छा कार्य, साफ सफाई, आज देखो भारत सरकार क्या कर रही है, आंदोलन चला रही है, यानी इतना सरकार इस पर फोकस दे रही है। आप अंदाज सकते हैं कितना अच्छा काम है साफ सफाई करना, और इन लोगों को निम्न स्तर पर क्या किया गया, निम्न। अब निम्न स्तर दिया गया, उसके बाद ही क्या, उसके बाद ही क्या समस्या है, उसके बाद भी इनके साथ अस्पृश्यता का एक बोझ डाल दिया गया। अस्पृश्यता का बोझ का मतलब ये कि अगर इनको छूना नहीं है, क्या, इनको छूना नहीं है, ये अगर छू लेंगे तो आप अपवित्र हो जाएंगे। क्या, आप अपवित्र हो जाएंगे, समझ से परे है, ठीक है। भारत में कम से कम 20% जनसंख्या, ये जो सुधार आंदोलन चल रहा था आधुनिक भारत में, ये सुधार आंदोलन आप 1700 से 1947 तक क्या आप ले सकते हैं। ये जो सुधार आंदोलन चल रहा था इसमें एकीकरण, क्या हमने देखा, निम्न जाति को निम्न दर्जा दिया गया। क्या, निम्न जाति को निम्न दर्जा, आसपास घोषित कर दिया गया। क्या, आसपास घोषित कर दिया गया। अब जब कोई जाति ऐसी स्थिति में आ जाएगी तो वो राष्ट्र के विकास में क्या योगदान देगी। इसीलिए जब भारतीय आंदोलन होते हैं तो राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे बड़ी समस्या आती है, क्योंकि सभी जातियां बढ़ जाती हैं और सभी अंग्रेजों के बहुत डालो राज करो की नीति के अंतर्गत आ जाती हैं। क्या, आ जाती हैं। तो ये हुआ जाति से संबंधित समस्या थी, जो क्या सुधार आंदोलन को क्या किया, एक आधार किया कि वो सुधार आंदोलन हो और कुछ परिवर्तन आए। क्या, कुछ परिवर्तन। ये हो गया पहला सुधार आंदोलन का पहला कारण आपको लिखना है, तो पहला पॉइंट बना के आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, पाश्चात्य संस्कृति का विरोध। पाश्चात्य संस्कृति का विरोध। अब पाश्चात्य संस्कृति का विरोध क्यों किया गया, इसको आप ध्यान से समझिए। क्या, ध्यान से समझिए। पाश्चात्य संस्कृति जो भारत में आई, वे लोग
चाहते थे कि भारतीयों को सभ्य बनाया जाए, यानी भारतीय असभ्य थे, भारतीयों को सभ्य बनाया जाए, पूरे समाज का ईसाईकरण किया जाए। क्या? पूरे समाज का ईसाईकरण किया जाए। ये कह सकते हैं कंपनी का, या जो भी कंपनी की शासन थी, या इंग्लैंड का या ब्रिटेन का जो शासन था, उसके प्रमुख लक्ष्यों में शुरू में था, बाद में लक्ष्य नहीं था, शुरू में जो प्रमुख लक्ष्य था। और भारत की सभी संस्कृतियां जो थी उनको क्या नीचा दिखाया जाता था, क्या नीचा दिखाया जाता था, और ईसाईकरण बहुत तेजी से चल रहा था। अब ऐसी संस्कृति जब आई तो भारतीय जो कह सकते हैं बौद्धिक वर्ग था, उसने क्या किया, उसने अपने संस्कृति को फिर से पुनर्स्थापित करने की कोशिश की। क्या? फिर से पुनर्स्थापित करने की कोशिश की और पाश्चात्य संस्कृति का विरोध किया। क्या? पाश्चात्य संस्कृति का विरोध किया। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति का केवल आंख मूंद कर विरोध नहीं किया, जो उसमें कमियां थी उसको दिखाया। जिस तरह भारतीय धर्म में कमियां थी उसको दिखाया, और उसी तरह पाश्चात्य धर्म में जो कमियां थी उसको भी दिखाया। जैसे राजा राम मोहन राय का आप नाम दे सकते हैं। क्या? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ईसाई के बहुत सारे, जो ईसाई में जो बहुत सारी बुराइयां थी उनको उन्होंने सामने रखा, भारतीय बुराइयों को भी रखा और उनको भी रखा। ठीक है, तो ये जो पाश्चात्य संस्कृति के विरोध में एक प्रमुख बौद्धिक वर्ग था ही, और उसके बाद एक जन सामान्य चेतना भी बन गई थी कि कंपनी जो है वो पूरे भारतीय समाज के धर्म को नष्ट करना चाहती है। क्या? पूरे भारतीय समाज के धर्म को नष्ट करना चाहती है। तो एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि धार्मिक सुधार आंदोलन को क्या दिया, इसने आधार दिया। अब अगला पॉइंट देखते हैं वो क्या, मध्यम वर्ग का उत्थान। क्या? मध्यम वर्ग का उत्थान। क्या? मध्यम वर्ग का उत्थान। अब जब कंपनी यहां पर आती है, क्या? कंपनी यहां पर आती है, कंपनी के आने से पहले ही मध्यम वर्ग का उत्थान शुरू हो गया था। कंपनी के आने के बाद एक मध्यम वर्ग, एक कह सकते हैं ऐसा मध्यम वर्ग बना जो चेतना से परिपूर्ण था। क्या? चेतना से परिपूर्ण था। और इस मध्यम वर्ग, क्या? इस मध्यम वर्ग के सामने, इस मध्यम वर्ग में बहुत सारे क्या प्रबुद्ध वर्ग हुए, और उन प्रबुद्ध वर्गों ने क्या किया, उन प्रबुद्ध वर्गों ने भारतीय समाज या भारतीय धर्म में जो बुराइयां थी उनको हटाने का क्या किया, काम किया। उनको हटाने का क्या किया, काम किया। अब उनको हटाने का काम किया। अब इसमें कुछ ऐसे भी नेता रहे जो मध्यम वर्ग के नहीं थे, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि मध्यम वर्ग में, जब मध्यम वर्ग का विकास होता है तो उस समय, क्योंकि उनके पास, मध्यम वर्ग एक ऐसा वर्ग होता है जिसके पास कह सकते हैं समय का बड़ा पाबंद होता है, और नई नई चीज़ों में ज़्यादा रुचि लेता है। तो नई नई चीज़ों में रुचि, या कंपनी के कार्यों में रुचि उसकी बढ़ ही रही थी, तो उसके साथ जो व्यवहार हो रहा था, क्या मध्यम वर्ग है, तो ये मध्यम वर्ग अधिकांशतः क्या सरकारी वर्ग में होता है, क्या सरकारी कामकाज में होते हैं। तो वहां पर जो इनके साथ व्यवहार हो रहा था, क्या वहां पर जो व्यवहार हो रहा था उससे इनमें एक क्षोभता थी, और उसी क्षोभता के कारण क्या एक सुधार करने की प्रेरणा हुई कि जन सम्मान को, जन जागरण किया जाए। क्या? जन जागरण किया जाए, लोगों को एक किया जाए। ठीक है, ये हो गया एक कारण। अगला कारण क्या? अगला कारण खुद क्या कंपनी या ब्रिटेन का शासन था। क्या? ब्रिटेन का शासन या कंपनी का शासन कह सकते हैं आप। कंपनी खुद में ऐसा कार्य कर रही थी, क्या खुद ऐसा कार्य कर रही थी जिसके कारण क्या सुधार आंदोलन हो, क्या जिसके कारण सुधार आंदोलन हो। ठीक है, अब ये आप इतने पॉइंट क्या है सुधार आंदोलन में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इन 4 पॉइंटों में आप क्या उसे और आगे बढ़ा सकते हैं, क्या आगे बढ़ा सकते हैं। अब आप ये भी लिख सकते हैं, क्या इसके अंतर्गत अलग लिख सकते हैं, क्या बौद्धिक वर्ग का उदय, क्या बौद्धिक वर्ग का उदय,
ठीक है, क्या बौद्धिक वर्ग का उदय, इसको कह सकते हैं। अब बौद्धिक वर्ग का जो उदय हुआ उसमें आप कुछ नाम भी गिना सकते हैं, क्या कुछ ऐसे लोगों का नाम गिना सकते हैं जो क्या कह सकते हैं, जिन्होंने आंदोलन में क्या किया, अपना योगदान दिया। जैसे अब यहाँ पर नाम गिनाना हो तो किन किन का नाम आप ले सकते हैं, क्या किन किन का। जैसे एक व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय, क्या राजा राम मोहन राय। दूसरे व्यक्ति अक्षय कुमार दत्त, अक्षय कुमार दत्त। और क्या हो सकते हैं, और सर सैयद अहमद खान, क्या सर सैयद अहमद खान, सर सैयद। और क्या हो सकते हैं, आप नाम लिख सकते हैं, विवेकानंद, क्या विवेकानंद। और क्या हो सकते हैं, ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले। अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर साहब, बाबा साहब। सो ऐसे आप क्या नाम गिना सकते हैं। डी कार्बी हो गए, जैसे नारायण गुरु हो गए, क्या नारायण गुरु हो गए, जिन्हें आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था, क्या आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। तो ये एक क्या मैंने बताने की कोशिश की कि यह एक पृष्ठभूमि, क्या यह एक क्या थी, पृष्ठभूमि थी। अब इसी पृष्ठभूमि में क्या हुआ, आंदोलन हुआ, क्या इसी पृष्ठभूमि में आंदोलन हुआ, ठीक है। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, कारण कह सकते हैं, क्या इसको आप कारण कह सकते हैं, ठीक है। तो भारतीय सुधार आंदोलन में अगर कारण को पूछा जाता है तो ये कारण आप दे सकते हैं। कुछ कारण मैं आपको और बताऊंगा जो सामान्यतः क्या, जो मैंने पहले ही बताया था, जो मैंने पहले ही बताया, लेकिन आप एक बार ध्यान दे लीजिए। क्या शिक्षा का प्रसार, शिक्षा का प्रसार, तर्कवाद, क्या तर्कवाद का उदय, क्या तर्कवाद का उदय। अगला पुनर्जागरण, क्या पुनर्जागरण, क्या पुनर्जागरण, ठीक है। ये आप और पॉइंट क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। किसने, भारतीय सुधार आंदोलन में ये और पॉइंट आप जोड़ सकते हैं। इतने में अगर पूछा जाता है सुधार आंदोलन के कारण या पृष्ठभूमि की चर्चा करें तो आप आराम से कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो सुधार आंदोलन हुए, इस सुधार आंदोलन का प्रभाव क्या स्त्रियों पर कैसा प्रभाव पड़ा, क्या स्त्रियों पर कैसा प्रभाव पड़ा, और स्त्री से संबंधित सारे उसमें पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे।